Regulatory Framework subject. We are currently dealing with Unit 3, Companies Act 2013. Friends, there are two chapters in this unit. First chapter is Memorandum of Association, then the other one is Articles of Association. We have completed Memorandum of Association. Now we are going to discuss Articles of Association. Till date, we have completed Articles of Association definition and what is the content, what are the matters that are included in Articles of Association. इतना हमने डिस्कस किया। अब बात आती है सर, क्या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे जाते हैं, इट कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंडोर मैनेजमेंट, फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, क्या इसके अंदर हम अल्टरेशंस कर सकते हैं? वेदर द आर्टिकल्स कैन बी अल्टर्ड और नॉट, ये इंपॉर्टेंट मैटर बनता है। तो इसकी प्रोसीजर क्या है? जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन प्रोसीजर है, मीन्स हम वेरियस क्लॉज के अंदर अल्टरेशन करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। तो क्या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर भी अल्टरेशन हो सकता है, चेंजेस हो सकते हैं? जो रूल्स बनाए गए हैं, क्या वो रूल्स में हम चेंजेस कर सकते हैं? क्या कोई रूल्स में रूल ऐड कर सकते हैं? क्या कोई रूल सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मीन्स डिलीट कर सकते हैं? क्या अल्टरेशन कर सकते हैं? ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के इस पॉइंट के अंदर। So whether we can alter the articles of association, the answer is yes, we can alter, we can change, we can modify articles of association as per the convenience of the company. Convenience of company के बेसिस पे हम उसके अंदर अल्टरेशन कर सकते हैं। कंपनी की कुछ बेनिफिट्स के लिए हम अल्टरेशन कर सकते हैं, कंपनी का कार्य यानी कि फंक्शन इजी हो जाए, स्मूथ हो जाए, कन्वीनियंट हो जाए, उसके लिए हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। एक बात इतना याद रखना है आपके माइंड में कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर अल्टरेशन प्रोसीजर लेंदी है, डिफिकल्ट है, स्ट्रिक्ट है। while in case of alteration in case of articles of association, अल्टरेशन प्रोसीजर इजी है, सिंपल है और यहाँ लेस रिस्ट्रिक्शंस है। यानी आर्टिकल्स के अंदर अल्टरेशन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स is much easier than memorandum as it can be altered by special resolution. सबसे आसान काम है। मेमोरेंडम की कंपैरिजन करें कि भाई मेमोरेंडम में अल्टरेशन करना है, भाई हमें नाम बदलना है कंपनी का, या हेड ऑफिस बदलनी है कंपनी का, या ऑब्जेक्ट ही बदल देना है, या हो सकता है कंपनी अपने कैपिटल में कुछ इंक्रीज डिक्रीज करना चाहती है, कैपिटल रिडक्शन करना चाहती है, वगैरह वगैरह। तो उसकी अल्टरेशन प्रोसीजर डिफिकल्ट है, स्ट्रिक्ट है, लेकिन कंपेयर्ड विद अल्टरेशन इन आर्टिकल्स इट इज़ वेरी इजी। आर्टिकल्स के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस में अगर हमें अल्टरेशन करना है तो हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अल्टरेशन कर सकते हैं। However, there are various limitations under the Companies Act to the powers of the shareholders to alter the articles. कुछ restrictions हैं, कुछ limitations हैं, कुछ बातों का ध्यान रखना है, खास करके शेयर होल्डरों को जब वो आर्टिकल्स में अल्टरेशन की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ बातों का ध्यान रखना है। जो कंपनीज एक्ट के जो रूल्स है उसको खास फॉलो करके ये कार्य करना है। कोई भी कंपनीज एक्ट की प्रोविजन या रूल्स को वायलेट नहीं करना है, ब्रीच नहीं करना है, उनका ध्यान रख के उस रूल्स को फॉलो करके ही अल्टरेशन प्रोसीजर करनी चाहिए। सेक्शन 14 प्रोवाइड्स दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, subject to the provision of the Companies Act to the and to the conditions contained in its memorandum. A company may by special resolution alter its articles, including alterations having the effect of conversion. यानी जब भी अल्टरेशन करना है, आर्टिकल्स के अंदर अल्टरेशन करना है, तो दो चीज़ों का पहले ध्यान रखना है कि कंपनीज एक्ट की कोई भी प्रोविजन को प्रॉब्लम ना हो, उसकी प्रोविजन को हमने वायलेट नहीं करना है, ब्रीच नहीं करना है। मेमोरेंडम के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस में यानी कोई कंडीशंस रखी गई तो उसको भी ब्रीच नहीं करना है। तो कंपनी आसानी से बाय जस्ट पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन कैन अल्टर इट्स आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स को अल्टरेशन, आर्टिकल्स में अल्टरेशन पॉसिबल है। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स यानी कि कंपनी एक्ट की प्रोविजन का ध्यान रखना है, एक भी प्रोविजन को वायलेट नहीं करना है, ब्रीच नहीं करना है, और मेमोरेंडम को भी उसकी कोई भी कंडीशन को, कोई भी प्रोविजन को ब्रीच नहीं करना। इन दोनों को संभाल लेना है छोटे भैया ने, यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। फिर अल्टरेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिए और आर्टिकल्स में अल्टरेशन कीजिए। इट इंक्लूड्स अल्टरेशंस हैविंग द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑल्सो। कन्वर्जन की भी बात हो सकती है। अगर कंपनी कन्वर्जन करना है कंपनी का,
प्राइवेट कंपनी में से पब्लिक कंपनी कर देनी है या पब्लिक कंपनी में से प्राइवेट कंपनी कर देनी है, तो उस कन्वर्जन की इफेक्ट आर्टिकल्स में होगी होगी। क्योंकि हम जानते हैं प्राइवेट कंपनी के तीन इम्पॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आर्टिकल्स में खास लिखने होते हैं। इसलिए जब भी कन्वर्जन होता है तो उसमें उस तीन कंट्रोल का, तीन रिस्ट्रिक्शंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। और तीन रिस्ट्रिक्शंस हमने प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में देखी थी, आपको याद होनी चाहिए। कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी, अगर कन्वर्जन होता है कंपनी का प्राइवेट में से पब्लिक में, तो क्या सिचुएशन होगी? Where a private company changes its articles in such a way that they no longer include the restrictions and limitations which are added to be included in the articles of a private company, that is the restrictions contained in section 2 subsection 68, definition की section है private company की, the company shall as from the date of such alteration cease to be a private company। अब प्राइवेट क्या होगा? पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि प्राइवेट कंपनी में तीन रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो आपको याद होना चाहिए। पहले तो डेफिनेशन याद होगी सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 के हिसाब से, तो आप ये पॉइंट ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। प्राइवेट कंपनी के अंदर तीन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हम देख चुके हैं, और वो तीन रिस्ट्रिक्शंस की रिलेटेड रूल्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंपलसरी रखना होता है। पहला जो पॉइंट होता है प्राइवेट कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट, वो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये पॉइंट का इंक्लूजन होना चाहिए, ये पॉइंट होना चाहिए that there may be restrictions on the transfer of shares, so there is a restrictions on transfer of shares in case of private company। प्राइवेट कंपनी जो है सर, उनके शेयर्स ट्रांसफरेबिलिटी इतनी इजी नहीं होती, उस पर रिस्ट्रिक्शंस रखे जाते हैं। ये रिस्ट्रिक्शंस कहाँ रखे जाते हैं, इसकी डिटेल कहाँ होती है सर? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में होती है। कंपनी अपने नियम पत्र में यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये नियम रखती है, ये नियम ऐड करती है अंदर, खास करके प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है, कि वो अपने शेयर्स की फेर बदली यानी कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स पे रिस्ट्रिक्शंस रखना चाहे रख सकती है, और इसकी डिटेल आर्टिकल्स में होती है, इसका रूल आर्टिकल में होता है। दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या होता है सर? दूसरा रिस्ट्रिक्शन होता है मैक्सिमम लिमिट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, 200 से ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए, इसका नियम भी आर्टिकल्स के अंदर होता है प्राइवेट कंपनी में। और तीसरा रिस्ट्रिक्शन किस पे होता है? रिस्ट्रिक्शन ऑन इनविटेशन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स टू द पब्लिक। पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हैं फॉर हैविंग द इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। तो ये तीन चीजों के जो रूल्स होते हैं वो आर्टिकल्स में प्राइवेट कंपनी खास अपने आर्टिकल्स में रखती है। अब जब कंपनी का कन्वर्जन हो रहा है, प्राइवेट में से पब्लिक में कन्वर्ट हो रही है, तो ये तीन जो नियम है वो दे नो लॉन्गर इंक्लूड द रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस। इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। जब कन्वर्जन हो जाए, प्राइवेट से पब्लिक हो जाए, तो ये तीन नियम निकल जाएंगे, ये तीन रिस्ट्रिक्शंस निकल जाएंगे, ये तीन जो आर्टिकल्स के अंदर रूल्स रखे गए हैं उसे निकाल देना पड़ेगा। इट शुड बी सीज्ड, इट शुड बी स्टॉप, इसको निकाल देना है। क्योंकि अब ये प्राइवेट कंपनी नहीं रही है, पब्लिक कंपनी हो गई है, और पब्लिक कंपनी में ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की परमिशन होती है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, कोई कंट्रोल, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। 200 की लिमिट पब्लिक कंपनी में नहीं होती है। और तीसरा क्या था? तीसरा ये था कि भाई पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, पब्लिक कंपनी कर सकती है, प्राइवेट नहीं कर सकती। तो यहाँ डिलीशन ऑफ दिस थ्री रूल्स फ्रॉम आर्टिकल शुड बी मेड एज एंड व्हेन द कंपनी इज कन्वर्टेड फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक। इसके बाद उल्टा पॉइंट आएगा, सेकंड सिचुएशन, कन्वर्जन ऑफ अ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी। अब पब्लिक कंपनी में से प्राइवेट कंपनी करनी है तो कुछ नहीं करना है, वो जो तीन जो भी मैंने आपको पॉइंट बताए ना, इनको ऐड कर देना है। कौन से तीन पॉइंट? वही तीन पॉइंट। पहला पॉइंट, रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, नियंत्रण रखना पड़ेगा शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी पे। दूसरा, 200 से ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए। और तीसरा तीसरा द प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इनवाइट पब्लिक फॉर इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो ये तीन चीजों का रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज अंदर ऐड कर देना है। इट मस्ट इंक्लूड द थ्री रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज ऑफ सेक्शन 2 सब सेक्शन 60। So where the alteration of the article shall have the effect of conversion of a public company into a private company, अगर ये situation है
The same shall not take effect unless the approval of the tribunal has been obtained. यानी पहले हमें ट्रिब्यूनल यानी एक यूं समझ लीजिए छोटी सी कोर्ट है, कोर्ट में से हमने अप्रूवल लेना है। ये कोर्ट इट रिप्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट के पास से परमिशन लेनी पड़ती है, या उनका ये जो ट्रिब्यूनल बोर्ड है उनसे ये परमिशन लेनी पड़ती है। तो ट्रिब्यूनल से परमिशन लेनी होगी सबसे पहले तो, कि भाई हमने कन्वर्जन करना है, पब्लिक में से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होना है, तो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी पहले तो, कि हम कन्वर्जन करना चाहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इफ अ पब्लिक कंपनी वांट्स टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ प्राइवेट कंपनी, देन फर्स्टली इट मस्ट इंक्लूड द थ्री रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। तो उन्होंने सबसे पहले तो आर्टिकल्स के अंदर ये इन तीन क्लॉज को ऐड कर देना है, इंक्लूड करना है। सबसे पहला काम तो ये करना है। ये कैसे होगा, ये इंक्लूड कैसे कर सकते हैं? इन इट्स आर्टिकल्स बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ये काम हो सकता है। एंड फॉर सच अल्टरेशन अप्रूवल इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, और वी कैन से फ्रॉम द ऑथोराइज्ड बॉडी कॉल्ड ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल बोर्ड से भी हम परमिशन ले सकते हैं। तो इस तरीके से प्रोसेस करनी है। कन्वर्जन होता है तो जैसा हमने देखा प्राइवेट से पब्लिक हो रहा है, तो ये तीन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज डिलीट कर देने, निकाल देने। और अगर उल्टा होता है पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट होती है, तो वो तीन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज ऐड कर देने। ऐड कैसे होंगे, कैसे ऐड करने आर्टिकल्स के अंदर? बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन एंड टू हैव द अप्रूवल फ्रॉम द ट्रिब्यूनल। ये दो बातें फॉलो करके हम ये एडिशन कर सकते हैं आर्टिकल्स के अंदर। इस तरीके से अल्ट्रेशन होगा आर्टिकल्स के अंदर। कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड फॉर अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स। Which documents are needed for to be filed for alterations of articles? कौन से डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं वो समझ लेते हैं थोड़ा। कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन, जैसे अभी हमने देखा कि कन्वर्जन अगर फॉलो करना है तो हमें दो दो स्टेप्स में फॉलो अप करना है। पहला फॉलो अप क्या करना है, पहले सबसे पहले क्या करना है? नंबर वन चीज क्या करनी है? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है। दूसरा क्या करना है? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के बाद ये जो अप्रूवल है ट्रिब्यूनल का, वो ट्रिब्यूनल से एक ऑर्डर लेना है, एक अप्रूवल लेना है, ऑर्डर लेटर लेना है, ये समझ लीजिए, कंफर्मेशन लेटर लेना है ट्रिब्यूनल से। ये दो स्टेप्स में प्रोसीजर कंप्लीट है। ये प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद क्या करना है? फाइलिंग करना है। जो भी हमने प्रोसेस किया है इसकी रिपोर्टिंग करनी है। किसे रिपोर्टिंग करनी है? रजिस्ट्रार को। आपने जो भी प्रोसेस की है, कंपनी ने जो भी प्रोसेस की अल्ट्रेशन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, वो बताना भी तो पड़ेगा ना कि भाई हमने ये प्रोसीजर कर ली ये सब, तो कृपया ये आप रजिस्टर कर ले। फिर से एक बार समझाता हूँ कि कंपनी ने अल्ट्रेशन करना है तो अल्ट्रेशन के दो स्टेप्स फॉलो करने हैं। सिंपल है। पहला है मीटिंग बुला के स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, to call upon a general meeting and to pass a special resolution in the meeting of the members। ये पहला काम करना है। ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाए उसके बाद क्या करना है सर? आ, जो ट्रिब्यूनल है उसके पास से अप्रूवल लेना है, कंफर्मेशन ऑर्डर लेना है, या ऑर्डर लेटर ऑर्डर लेना है। ये दो जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद की प्रोसेस क्या है? ये दोनों डॉक्यूमेंट्स, एक स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास किया है उसका डॉक्यूमेंट, और जो ऑर्डर मिला है ट्रिब्यूनल ऑर्डर, अप्रूव्ड ट्रिब्यूनल ऑर्डर, ये दोनों को हमें भेजना है, फाइल करना है। किसे फाइल करना है, किसे भेजना है? रजिस्ट्रार को जमा करवाना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रार को पता चलेगा ना कि आपकी कंपनी ने कुछ अल्टरेशन किया आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर। रजिस्ट्रार को थोड़ी ना सपना आएगा कि आपने कुछ एक्टिविटी की है, कोई प्रोसीजर किया है, तो हमें बताना पड़ेगा। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं? नंबर वन, अ कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन अल्टरिंग द आर्टिकल्स मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार within 30 days of the passing of the special resolution as required by section 1। सेक्शन 117 ये कह रहा है कि जैसे ही स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाता है अल्टरिंग द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये स्पेशल रिजोल्यूशन जो है रजिस्ट्रार को 30 डेज के अंदर सबमिट कर दें। सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है? रिक्वायर्स एवरी अल्टरेशन ऑफ द आर्टिकल्स एंड अ कॉपी ऑफ द अप्रूव्ड ट्रिब्यूनल ऑर्डर shall be filed with the registrar together with a printed copy of the altered articles within a period of 15 days in such a way as may be prescribed, and the registrar shall register the same।
हमने सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके सबमिट कर देना है रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर। उसके बाद जैसे ही हमें अप्रूवल मिल जाता है, ट्रिब्यूनल ऑर्डर मिल जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर मिल जाता है, ये कॉपी जमा करवानी है बाद में। उसके साथ साथ प्रिंटेड कॉपी ऑफ अल्टर्ड आर्टिकल्स, जो हमने सुधारी हुई नई आर्टिकल्स जो फ्रेम की है, तो वो आर्टिकल्स की प्रिंटेड कॉपी 15 दिन में जमा करवा दी है। यानी 3 चीजें जमा करवानी। पहला, स्पेशल रेजोल्यूशन जैसे ही पास हो गया 30 दिन के अंदर सबमिट कर दो सबसे पहले। और बाद में जैसे ही हमें ऑर्डर लेटर मिल जाता है, जैसे ही मिलता है वो 15 दिन में सबमिट करना है। ऑर्डर लेटर प्लस प्रिंटेड कॉपी ऑफ न्यू अल्टर्ड आर्टिकल, 15 दिन में ये दोनों चीजें सबमिट करनी। ओवरऑल 3 चीजें सबमिट करनी। और जैसे ही हम ये 3 चीजें सबमिट करते हैं, रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द सेम, इसकी एंट्री करेंगे। अब अल्ट्रेशन की प्रोसीजर तो हमने समझ ली, बहुत आसान थी, इतनी ही इसकी प्रोसीजर है। 2 ही स्टेप की प्रोसीजर है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो और अप्रूवल ले लो ट्रिब्यूनल का, और इन चीजों को जमा कर दो, बात खत्म। इतनी ही प्रोसीजर। लेकिन अल्ट्रेशन करते वक्त 3 चीजों का ध्यान रखना है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि आर्टिकल्स के अंदर अल्ट्रेशन करना हो तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। दो इसके ऊपर नियंत्रण है, रिस्ट्रिक्शन है। पहला, जो भी रूल्स हम आर्टिकल्स के अंदर अल्टर कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, इट शुड नॉट बी अगेंस्ट मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, कंपनीज एक्ट जो है हमारा, कंपनीज एक्ट 2013 के जो अंदर प्रोविजन है, उसके अगेंस्ट भी नहीं होना चाहिए। तो ये तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लिमिटेशन ऑन पावर टू अल्टर आर्टिकल्स। आर्टिकल्स इज अ सब्सिडरी डॉक्यूमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम है। सबसे पहले मेमोरेंडम बनता है, मेमोरेंडम के बेसिस पे आर्टिकल्स बनते हैं। तो आर्टिकल्स में मेमोरेंडम को फॉलो करना है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। मेमोरेंडम के अंदर जो बातें लिखी गई है उसको फॉलो करके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना है। ठीक है, उसके साथ सबऑर्डिनेट वाला काम करना है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है, उसको अपोज नहीं करना है, उसके अगेंस्ट रूल्स नहीं बनाने हैं। So limitation on powers to alter articles. Although alteration of articles is permissible, there are certain limitations. परमिशन है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर, आप अल्टरेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, रूल्स बदल सकते हैं, रूल्स ऐड कर सकते हैं, रूल्स डिलीट कर सकते हैं। लेकिन लिमिटेशंस भी है। कौन किस कुछ चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो अब लिमिटेशन वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, क्या लिमिटेशन है, किन चीजों का ध्यान रखना है आपने अल्टरेशन करते वक्त। सबसे पहले आता है इनकंसिस्टेंसी विथ द कंपनी एक्ट। इनकंसिस्टेंसी विथ द कंपनी एक्ट। The alteration must not be inconsistent with or go beyond the provisions of the Companies Act। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो भी अल्टरेशन करने हैं हम कर सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी अगेंस्ट कंपनीज एक्ट प्रोविजन। कंपनीज एक्ट के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अगेंस्ट नहीं हो सकते, उसके ऊपर जाके आप कोई अल्टरेशन नहीं कर सकते, इनकंसिस्टेंट अल्टरेशन नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज्यादा क्लियरिटी आएगी। नो पब्लिक कंपनी कैन फाइनेंस परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर। पब्लिक कंपनी जो है वो अपने ही शेयर्स परचेज करने के लिए किसी को लोन नहीं देती है, नहीं दे सकती एज पर द रूल ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट की सेक्शन 67 में ऐसा कहा गया है कि पब्लिक कंपनी जो है अपने ही शेयर्स परचेज करने के लिए किसी भी मेंबर को लोन नहीं दे सकती, फाइनेंस नहीं दे सकती। And if the articles of such a company are altered so as to have such a power, then such power will be void। और आर्टिकल्स में ऐसा अल्ट्रेशन किया जाए कि पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स परचेज करने के लिए किसी भी व्यक्ति को लोन दे सकती है, फाइनेंस दे सकती है, तो क्या हो गया सर, कंपनीज एक्ट की प्रोविजन को हम वायलेट कर रहे हैं, ब्रीच कर रहे हैं। उस प्रोविजन के अगेंस्ट हम प्रोविजन कर रहे हैं, रूल बना रहे हैं, तो वो वैलिड नहीं होगा, वो वॉइड। जो पावर देने की बात की जा रही है, सत्ता देने की जो बात की जा रही है कंपनी को विद द हेल्प ऑफ आर्टिकल्स, इट इज वॉइड। तो ये जो रूल बनाया गया है, ये रूल वॉइड माना जाएगा सर, ऐसा नहीं कर सकते हम। वैसे ही एक और डिटेल है यहाँ पे, एक केस की डिटेल है, बढ़िया केस है। लाइकवाइज वेयर अ रिसोल्यूशन वाज पास्ड एक्सपेलिंग अ मेंबर and authorizing the director to register the transfer of his shares without an instrument of transfer। समझना अच्छे से, यहाँ कह रहे हैं कि एक रिसोल्यूशन पास किया गया था
एक ठराव पसार किया गया था, रिसोल्यूशन पास किया गया था, जिसमें एक मेंबर को निकाल दिया गया, एक्सपेल कर दिया, मीन सस्पेंड कर दिया, निकाल दिया गया। और फिर आगे क्या किया गया, ऑथोराइजिंग द डायरेक्टर टू रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ हिज शेयर्स विदाउट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। अब यहाँ पे डायरेक्टर को अथॉरिटी दे दी गई कि ही कैन रजिस्टर द ट्रांसफर ऑफ हिज शेयर्स, यानी जिस मेंबर को निकाल दिया गया उसके शेयर्स जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। कौन ट्रांसफर कर सकता है, डायरेक्टर ट्रांसफर कर सकता है विथआउट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। यानी यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि डायरेक्टर ने शेयर्स को ट्रांसफर किया है या नहीं किया है। यहाँ अथॉरिटी नहीं है, फिर भी इस तरीके से अथॉरिटी ली जाएगी। मेंबर ने अथॉरिटी नहीं दी है डायरेक्टर को कि वो उसके शेयर्स को ट्रांसफर कर सकता है, बेच सकता है, लेकिन यहाँ एक तरीके से जबरदस्ती की गई, फोर्सफुली ये एक्टिविटी की गई, अनऑथोराइज्ड एक्ट माना जाएगा इस तरीके से। कोई भी डायरेक्टर इस तरीके से किसी के भी इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता विथआउट अप्रूवल, कोई अप्रूवल भी नहीं, कोई कंसर्न भी नहीं है मेंबर का, अपनी मनमानी करने की बात हो रही है, तो वो नहीं होना चाहिए। द रिसोल्यूशन वाज हेल्ड टू बी इनवैलिड, और इस तरीके से एक रिसोल्यूशन पास किया गया है। रिसोल्यूशन में क्या हुआ, दो घटना हुई। पहली घटना, मेंबर को एक्सपेल कर दिया गया, चलो ठीक है, कुछ गड़बड़ की होगी, मेंबर ने निकाल दिया होगा, कंपनी के हित में इतना हो सकता है। लेकिन जो डायरेक्टर ने मनमानी की वो नहीं होना चाहिए, अनऑथोराइज्ड एक्ट किया है, शेयर्स मेंबर के है और बेचने की बात कर रहा है डायरेक्टर, वो भी अप्रूवल के बिना, तो वो रिसोल्यूशन इनवैलिड माना गया एज बीइंग अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट की प्रोविजन के अगेंस्ट ये प्रोविजन किया गया था, इसलिए इसको इनवैलिड माना गया। ऐसा है, इस केस की डिटेल में रामचंद्र कामत वर्सेस कैनरा बैंकिंग कॉर्पोरेशन 1941 का केस है। तो इस तरीके से डायरेक्टर अपनी मनमानी नहीं कर सकते। एक्सपेल किया ठीक है, लेकिन किसी का शेयर्स बेचने का अधिकार डायरेक्टर के पास नहीं, शेयर्स मेंबर के हैं। हाउ कैन डायरेक्टर सेल सच शेयर्स ऑफ अदर पर्सन विदाउट एनी अप्रूवल, इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है उसके पास। चलिए, सो पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ, इनकंसिस्टेंसी विद द कंपनीज एक्ट की बात हुई। अब आगे बात हो रही है कॉन्फ्लिक्ट विद द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो तो उस सिचुएशन में क्या, alteration must not exceed the powers given by the memorandum. If the event of the conflict between the memorandum and the articles, it is the memorandum that will prevail. In other words, alterations of the articles shall not violate or conflict with the provision of the memorandum. If it does, it will be ultra virus, fully void and inoperative. बात आ रही है अल्ट्रेशन इन द आर्टिकल्स। अल्ट्रेशन इन द आर्टिकल्स हो सकता है, वो हमको पता है, परमिशिबल है, लेकिन मैंने जैसे आगे कहा वैसे आर्टिकल्स के अंदर अल्ट्रेशन करते वक्त, आर्टिकल्स के अंदर अल्ट्रेशन करते वक्त दो चीज़ों का खास ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा रूल फ्रेम नहीं करना है आर्टिकल्स के अंदर विच इज अगेंस्ट कंपनीज एक्ट एंड विच इज अगेंस्ट मेमोरेंडम। इन दोनों के साथ में काम करना है, सबऑर्डिनेट होके काम करना है, इनके अगेंस्ट होके काम नहीं करना है। बियॉन्ड द लिमिट जाके अल्ट्रेशन नहीं कर सकते आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर। तो आर्टिकल्स मस्ट नॉट एक्सीड द पावर्स गिवन बाय द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के बेसिस पे हमने आर्टिकल्स फ्रेम करना है, उसके अगेंस्ट जाके रूल नहीं बनाने। मेमोरेंडम के अगेंस्ट भी रूल्स नहीं बना सकता है आर्टिकल्स के अंदर। सो अगर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की कोई दो रूल अगेंस्ट हो जाए, तो हम किसको फॉलो करेंगे। आर्टिकल्स कुछ और कह रहा है, मेमोरेंडम कुछ और कह रहा है। मेमोरेंडम कह रहा है कि भाई किसी भी मेंबर को लोन नहीं देनी, आर्टिकल्स कह रहा है किसी भी मेंबर को लोन दे सकते हैं। अगर अगेंस्ट हो जाए एक दूसरे के तो क्या करेंगे, कौन जीतेगा, इन दोनों में से किसे फॉलो किया जाए। सर बड़े भैया को फॉलो करेंगे, मेमोरेंडम विल प्रिवेल फर्स्ट। यानी इन दोनों में से किसकी बात पहले माननी होगी, किसको फॉलो किया जाएगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए दोनों के बीच में, डिस्प्यूट हो जाए, यूं समझ लीजिए, मतभेद हो जाए, डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, तो वहाँ क्या किया जाएगा सर, मेमोरेंडम को फॉलो किया जाएगा, इट विल प्रिवेल फर्स्ट। यानी बड़े भैया की बात मानी जाएगी, छोटे की बात कोई नहीं सुनेगा। तो अल्ट्रेशन ऑफ द आर्टिकल शैल नॉट वायलेट और कॉन्फ्लिक्ट विद द प्रोविजन ऑफ द मेमोरेंडम। पहली बात यह है कि ऐसा कोई अल्ट्रेशन करना ही नहीं आर्टिकल्स के अंदर विच इज अगेंस्ट और विच इज वायलेटिंग एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द मेमोरेंडम। इस चीज का ध्यान रखना है। वही हम कह रहे हैं, अल्ट्रेशन करना है तो किन चीजों का ध्यान रखना है, वही हम चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी रूल अल्टर नहीं करना है विच इज अगेंस्ट मेमोरेंडम। अगर ऐसा हुआ, ऐसा कोई अल्ट्रेशन किया गया आर्टिकल्स के अंदर विच इज अगेंस्ट और विच इज इन कॉन्फ्लिक्ट विथ मेमोरेंडम, अगर ऐसा हुआ
तो उसे हम क्या मानेंगे, अल्ट्रा वायरस एक्ट हो गया है, इट विल बी अल्ट्रा वायरस एक्ट, इसे वॉइड माना जाएगा, वो रूल वॉइड है, आर्टिकल्स के अंदर जो अल्ट्रेशन प्रोसीजर की गई है वो गलत है, वो वॉइड है, और ये ऑपरेटिव नहीं होगी, इसे फॉलो नहीं किया जाएगा, इट विल बी कंसिडर एज इन ऑपरेटिव। अल्ट्रेशन मस्ट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, जो भी अल्ट्रेशन किया जा रहा है वो कंपनी की बेनिफिट के लिए हो तो बेस्ट, वो बेस्ट रहेगा। If it must be made bona fide for the benefit of the company, the alteration will not, however, be bad merely because it inflicts hardships on any individual shareholder. कंपनी को बेनिफिट हो रहा है वो मेन पॉइंट है, यहाँ देखना है, लेकिन इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि कंपनी ने अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस में अल्ट्रेशन किए उसकी वजह से कोई इंडिविजुअल शेयर होल्डर को तकलीफ नहीं हो रही, उससे कोई हार्डशिप्स नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, इसका भी ध्यान रखना है। अल्ट्रेशन इन द आर्टिकल्स इसीलिए किया जाता है, इट इज ऑलवेज इन बेनिफिट ऑफ द कंपनी, कंपनी के बेनिफिट के लिए होगा तो ही अल्ट्रेशन के बारे में सोचा जाएगा, तभी तो सारे शेयर होल्डर्स मेंबर्स कंसर्न देंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से इंडिविजुअल शेयर होल्डर को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उनके लिए हार्डशिप क्रिएट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, इलीगैलिटी। The articles must not include anything which is illegal or opposed to public policy. ये तो सिंपल पॉइंट है, कोई भी इलीगल मैटर नहीं होनी चाहिए आर्टिकल्स के अंदर, कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं होना चाहिए विच इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, समाज के अपोस्ट करता हुआ कोई भी रूल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में नहीं रखना है, इसका ध्यान रखना है। डिफ्रॉडिंग माइनॉरिटी, माइनॉरिटी और मेजोरिटी पहले समझ में आना चाहिए, व्हाट इज माइनॉरिटी एंड व्हाट इज मेजोरिटी। ठीक है, मान लीजिए 100 स्टूडेंट है और मैंने कुछ पूछा क्लास के अंदर, मान लीजिए कि भाई कितने रेडी है, कितने मेरे साथ है, तो 100 में से 95 अगर रेडी होते हैं, 90 रेडी होते हैं तो मेजोरिटी होगी, दैट इज मेजोरिटी। ये मान लीजिए 100 में से 90 मेरे साथ मुझे कंसर्न दे रहे हैं, मेरी बात मान रहे हैं, और बाकी के जो 5-10 बचे हैं वो माइनॉरिटी है, तो वो समझ में आना चाहिए। कंपनीज में भी मेजोरिटी और माइनॉरिटी वाला इशू क्रिएट होता है कभी कभी, तो माइनॉरिटी और मेजोरिटी पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तो समझ में आएगा। सो डिफ्रॉडिंग माइनॉरिटी क्या है समझ लेते हैं। अल्ट्रेशन मस्ट नॉट कंस्टिट्यूट अ फ्रॉड ऑन द माइनॉरिटी बाय द मेजोरिटी, यानी माइनॉरिटी के साथ एक तरीके से फ्रॉड की कॉन्स्पिरेसी क्रिएट नहीं करनी है मेजोरिटी ने मिलके, यानी 100 में से 90 लोग ने बाकी के 10 पे हावी नहीं होना है, उनके साथ कुछ गलत नहीं करना है, फ्रॉड नहीं करना है, ऐसा अल्ट्रेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। जहाँ मेजोरिटी को यानी 90% पीपल को फायदा हो रहा है, बाकी के 10% पीपल को लॉस हो रहा है, उनके साथ फ्रॉड हो रहा है, वैसा काम नहीं होना चाहिए। या उन पे दबाव डाला जा रहा है कि हम 90 मान गए, आप 10 क्यों नहीं मान रहे, आप भी मान जाइए, ऐसा दबाव नहीं डाला जा सकता। अल्टीमेटली ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए। An alteration to the articles must not discriminate between the majority shareholders and the minority shareholders so as to give the former an advantage over the latter. Former यानी majority shareholder को फायदा होगा और माइनॉरिटी शेयर होल्डर को नुकसान होगा, वैसा अल्ट्रेशन नहीं करना है, इसको वैलिड नहीं माना जाएगा, इट इज ऑल्सो वॉइड एंड इन ऑपरेटिव। ऐसा एक केस के जजमेंट में, ये जो हमने डिस्कस किया अभी, एक केस के जजमेंट में फाइनल हुआ है, ऑल इंडिया रेलवे मेंस बेनिफिट फंड वर्सेस जमादार महेश्वर नाथ बली, 1945 का ये केस था। एक और पॉइंट लेंगे, एक और केस लेंगे इसी पॉइंट के ऊपर, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये भी, ब्राउन वर्सेस ब्रिटिश एब्रेविश व्हील कंपनी, 1919 का ये केस है। इन अ कंपनी शेयर होल्डर्स होल्डिंग 98% of the shares passed a special resolution that upon the request of the holders of 9/10 of the issued shares, a shareholder shall be bound to sell and transfer of his shares to the nominee of such holder at a fair value. The alteration was held to be invalid as it amounted to operation of minority. अब इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के अंदर क्या हुआ है, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है हु वेर होल्डिंग 98% ऑफ द शेयर्स, यानी 100 में से यूं समझ लीजिए 98, जो बंदा 98 शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, मान लीजिए 10 बंदे मिलकर 98% शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, इन लोगों ने क्या किया, स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द होल्डर्स ऑफ द 9/10।
यानी 100 में से 90 लोग ने कंसेंट भी दी। इन लोगों ने पहले रिक्वेस्ट की कि ऐसा एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिए कि अ, हम अपने शेयर्स को हम हमारे नॉमिनी को अपने शेयर्स के नॉमिनी को फेयर वैल्यू पे शेयर्स बेच सके, रीजनेबल प्राइस पे हम शेयर्स बेच सके, हमें आप ये परमिशन दीजिए। यानी 100 में से 90 लोग के फेवर में डिसीजन है। फेयर वैल्यू पे बेचना यानी आप प्रॉफिट इतना नहीं रखेंगे, ब्याजबी प्राइस पे ब्याजबी मूल्य पे आप अपने शेयर्स बेच देंगे। हो सकता है 100 में से 90 लोग एग्री हो गए हैं, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया हो, लेकिन बाकी के 10 तो दे वेर नॉट इंटरेस्टेड। उनको नहीं बेचना हो तो फेयर वैल्यू पे, वो प्रॉफिट ऐड करके बेचना चाह रहे हो या मार्केट प्राइस पे बेचना चाह रहे हो, तो ऐसा भी दबाव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा दबाव किया जा रहा है शेयर होल्डरों के ऊपर, तो वो दैट इज ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी, यानी जो माइनॉरिटी है उसको दबाया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, और उनको लॉस हो सकता है। फेयर वैल्यू पे वो क्यों बेचे? बाकी के 90 को भले ने बेचना हो फेयर वैल्यू पे बेचे, लेकिन हम क्यों बेचे? यानी ये स्पेशल रिसोल्यूशन जब पास किया जाता है, ये सब लोगों को लागू हो जाता है, फिर वो मेजोरिटी वाले बंदे हो या माइनॉरिटी वाले बंदे हो। सो माइनॉरिटी वाले बंदे जिनको नहीं बेचना है उनके लिए तो लॉस हो जाएगा। वो मार्केट वैल्यू पे बेचना चाह रहे हो तो, यानी प्रॉफिट अर्न करके बेचना चाह रहे हो तो। सो ये जो अल्ट्रेशन किया गया है, स्पेशल रिसोल्यूशन जो पास किया गया है फॉर सेलिंग द शेयर्स एट फेयर वैल्यू, इट वाज कंसीडर एज इन वैल्यू, इसको इनवैलिड माना गया है। तो इस तरीके से डिफ्रॉडिंग माइनॉरिटी वाली एक्टिविटी नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंक्रीजिंग लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स की लायबिलिटी इंक्रीज करनी हो तो क्या इंक्रीज कर सकते हैं? कंपनी स्टार्ट हो गई है, कंपनी स्टार्ट करते वक्त ऐसा डिसाइड किया गया हो दैट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स मस्ट बी लिमिटेड। यानी आपने मान लीजिए 10,000 के शेयर खरीदे हैं, तो आपकी लायबिलिटी सिर्फ 10,000 रुपए तक की है। 10,000 से 1 रुपया ज्यादा आपने पे नहीं करना है, तो आपकी लायबिलिटी कैसे होगी? लिमिटेड होगी। लेकिन अगर ये लायबिलिटी के अंदर इंक्रीज करना हो तो, अनलिमिटेड लायबिलिटी कर देनी हो तो, या कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करना हो, तो आपने गारंटी दी हो 50,000 की, सभी मेंबर्स ने 50,000 की गारंटी दी हो, और ये गारंटी लिमिट इंक्रीज करनी हो, मान लीजिए इफ द कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी के स्वरूप वाली कंपनी हो, गारंटी इंक्रीज करनी हो 50,000 से मान लीजिए 70,000 या 1 लाख करनी हो, तो क्या इंक्रीज की जा सकती है? सर की जा सकती है, लेकिन सारे मेंबर्स का कंसेंट लेके, कोई दबाव नहीं डालना है किसी के लिए, तो सारे एग्री होने चाहिए। आर्टिकल्स कैन नॉट कंपेल, फोर्स नहीं कर सकता है एन एग्जिस्टिंग मेंबर्स टू टेक और सब्सक्राइब फॉर मोर शेयर्स और इन एनी इंक्रीज हिज लायबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द शेयर कैपिटल। कोई भी एग्जिस्टिंग मेंबर जो भी है कंपनी के, उनके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए, कंपल्शन नहीं होना चाहिए, फोर्स नहीं होना चाहिए कि आपने और शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, या आपने अपनी लायबिलिटी इंक्रीज करनी होगी, गारंटी इंक्रीज करनी होगी, या आपने कुछ और कंट्रीब्यूट करना होगा शेयर कैपिटल के अंदर वाया वाया कोई भी तरीके से। तो इस तरीके का दबाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फोर्स नहीं कर सकते, कंपल्शन नहीं कर सकते। Thus, alteration in the articles increasing the liability of the members can be done only with the consent of the members। एक ही स्वरूप में इंक्रीज कर सकते हैं, सारे मेंबर्स का कंसेंट लेके उनकी लायबिलिटी इंक्रीज करनी है, सब एग्री करते हैं तो ही लायबिलिटी इंक्रीज करनी है, जो बहुत ही मुश्किल काम है, सारे एग्री करनी चाहिए ना। अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तो बहुत जरूरी है। बिना अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा हमने आगे देखा था, अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल, दैट इज अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना है, और सबसे डिफिकल्ट काम ये है, लेकिन कंपनी के बेनिफिट के लिए होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी अप्रूवल दे ही देगा, मना नहीं करेगा। सेक्शन 14 के हिसाब से हमने अगर कोई भी आर्टिकल्स के अंदर चेंजेस करने हैं, अल्ट्रेशन करना है, तो 2 स्टेप फॉलो करने होते हैं। पहला होता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है इन द जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स, और दूसरा जो होता है अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेना होता है। खास करके an alteration of articles to effect a conversion of public company into a private company cannot be made without the approval of the central government। पब्लिक से प्राइवेट करना हो तो वहां तो 100% आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना ही लेना है। पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है, तो वहां तो यानी जो कंपनी जनता के लिए काम कर रही थी, अब उसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो वहां तो गवर्नमेंट से परमिशन लेके ही ये प्रोसेस हो सकती है, बिना परमिशन के नामुमकिन है।
इसके बाद इनकंसिस्टेंट विद द ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर, जो हमें ट्रिब्यूनल का ऑर्डर मिला है, इस बोर्ड का ट्रिब्यूनल बोर्ड का जो ऑर्डर मिला है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी कोई अल्ट्रेशन नहीं करना है, खास ध्यान रखना है। कंपनीज एक्ट के कोई रूल्स के हिसाब से उसके अगेंस्ट में कोई अल्ट्रेशन नहीं कर सकते आर्टिकल्स के अंदर, वैसे ही मेमोरेंडम के कोई क्लॉज के अगेंस्ट जाके हम अल्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, वैसे ट्रिब्यूनल ऑर्डर के ऊपर जाके भी हमने कोई काम नहीं करना है। वेयर द ट्रिब्यूनल मेक्स एन ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू एनी अल्ट्रेशन इन द मेमोरेंडम or articles of a company, then the company shall not have the powers to make any alteration which is inconsistent with its order except with the approval of the tribunal. ट्रिब्यूनल ने अगर कोई ऑर्डर किया है तो उस ऑर्डर का मान रखना है, सम्मान रखना है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट जाके हमने कोई भी अल्ट्रेशन प्रोसीजर नहीं करनी, ना ही मेमोरेंडम में करनी, ना ही आर्टिकल्स में कोई अल्ट्रेशन प्रोसीजर करनी, यानी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर हमें खास फॉलो करना है, उसके अगेंस्ट जाके कोई भी अल्ट्रेशन नहीं करनी है। ठीक है। हाँ, अगर फिर भी कोई अल्ट्रेशन करना है तो उसके लिए आपने उस ऑर्डर के अप्रूवल के लिए आपने ट्रिब्यूनल का एक अप्रूवल लेना पड़ेगा, यानी जो ऑर्डर हमें मिला है उसके साथ हमें हमें वो ऑर्डर सही नहीं लग रहा है तो उसको फिर से हम री ऑर्डर यानी कि री अप्रूवल के लिए फॉलो कर सकते हैं, फॉलो अप ले सकते हैं, और बाद में अल्ट्रेशन करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन अप्रूवल लेके ही करना है जो भी काम करना है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब कभी कभी क्या होता है, अल्ट्रेशन हमने कर दिया है लेकिन वो अल्ट्रेशन से क्या होता है, जो करंट एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जो चल रहा है कंटिन्यूस फॉर्म में, जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है कंपनी का थर्ड पार्टी के साथ, बाहर वालों के साथ, उसका ब्रीच ना हो जाए, उसका भी ध्यान रखना है। हमने नियम में बदलाव किया, चेंजेस किया, उसकी वजह से जो करंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें ब्रीच नहीं हो रहा है ना, वो भी हमें चेक करना है। A company is not prevented from altering its article even if such an alteration would result in breach of some contract. A company cannot, by altering articles, justify a breach of contract. The aggrieved party may, however, file a suit for damages for the breach of contract. हमने कोई रूल्स में बदलाव कर दिए, आर्टिकल्स के अंदर अल्ट्रेशंस कर दिए, उसके रूल्स में कुछ अल्ट्रेशन कर दिए, जिसकी वजह से जो करंट एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है हमारी थर्ड पार्टी के साथ, बाहर वालों के साथ, एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ, उसका ब्रीच नहीं हो जाए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए, यानी हमारा एक तरीके से वायलेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। पहले हम कर सकते थे पहले के रूल के हिसाब से, लेकिन रूल्स जो अब हमने चेंज किए उसकी वजह से अब हम कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म नहीं कर सकते, कंपनी परफॉर्म नहीं कर सकती, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को नुकसान हो सकता है, अदर पर्सन को नुकसान हो सकता है। तो अगर एग्राइड पार्टी को नुकसान हुआ, थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ, ही कैन क्लेम फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द कंपनी। तो इस तरीके से कंपनी को नुकसान नहीं होना चाहिए। अल्ट्रेशन इन आर्टिकल्स शुड नॉट रिजल्ट इनटू द लॉस टू द कंपनी बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोई भी नुकसान सहन करने की बारी कंपनी की नहीं आनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखना है अल्ट्रेशन करते वक्त, यानी कंपनी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कंपनी को बेनिफिट होना चाहिए, वैसा अल्ट्रेशन हो तो ठीक है, लेकिन नुकसान हो वैसा अल्ट्रेशन भी नहीं करना। अल्ट्रेशन बाय स्पेशल रिजोल्यूशन, यही तो मेन पॉइंट है। जो भी अल्ट्रेशन करने आर्टिकल्स के अंदर, उसका पहला पॉइंट यही है, द अल्ट्रेशन कैन बी मेड ओनली बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स। इवन द क्लरिकल एरर्स इन द आर्टिकल शुड बी सेट राइट बाय अ स्पेशल रिजोल्यूशन। छोटे से छोटा क्लरिकल एरर भी अगर आर्टिकल्स के अंदर हो गया है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है वगैरह वगैरह, तो उसको भी चेंज करने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर अल्ट्रेशन करते वक्त इन 10 चीजों का खास ध्यान रखना है।